नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 के चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सबसे पहले चालक और विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। सिंपली अपने पहले भी कंडक्टर के बारे में पढ़ रखा है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। फिर भी थोड़ी सी स्टडी करके अपने को पहुंचना है कैपेसिटेंस तक। कहाँ पहुंचना है? कैपेसिटेंस तक, विद्युत धारिता तक पहुंचना है। तो अपना जो उद्देश्य है बच्चों वो है चालक कुचालक सबसे पहले पढ़ने का। तो चालक किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, वे पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित करते हो या जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता हो। यानी कि दोज मटेरियल्स विच आर ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड कंडक्टर। सिंपल सी बात बच्चों, अभी अपन लोग केवल इसमें टॉपिकों को समझेंगे। लिखने वाली जो बात है वो आपको स्क्रीन पे हर बार दिख जाएगी। अधिकतर बातें अपन लिख भी लेंगे इधर, फिर भी जो पूरा एकदम सारांश जो होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं चालक की। तो चालक कौन से होते हैं बच्चों? जो आवेश को या आवेश का प्रवाह करते हो, आवेश का प्रवाह करते हो चालक कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? कंडक्टर में ट्रांसफर टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। कंडक्टर आर दोज material which may follow the electrical charge is called conductor। अब होता क्या है बच्चों, कंडक्टर में काफ़ी सारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी चालक में अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह करता है या करते हैं। ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं? देर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होता है इसमें? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे क्या है विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन उदाहरण के रूप में कहें तो मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, साल्ट वाटर। ठीक, साल्ट मतलब अशुद्ध पानी कह सकते हो आप, अशुद्ध पानी। धातुएं, सभी धातुएं, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं चालक होती है। पृथ्वी, अर्थ जो है वो भी चालक है। तो कहने का मतलब बच्चों, कंडक्टर जो है वो आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाह कर देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, फ्लो कर सकता है उसका। साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकल करंट में अपना अच्छे से योगदान देते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल जो करंट फ्लो होता है किसी भी सबस्टेंस में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, अगर वो कंडक्टर से बना हुआ है तो।
ठीक है। ऐसे तो और भी मटेरियल आएंगे, अपना सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं चार्ज कैरियर्स। आयंस भी होते हैं किसी विद्युत अपघट्य के अंदर। ठीक है, चलो आगे अपन पढ़ते हैं बच्चों कि अगर चालक को आवेश देते हैं तो वो कैसा रहता है। अगर चालक को आप आवेश देते हो, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है। ठीक है, यानी कि गिवन चार्ज स्प्रेड आउट ऑन इट्स ओवन सरफेस। ठीक है, गिवन चार्ज टू कंडक्टर spread out on its own surface। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों कुचालक के लिए। यानी इंसुलेटर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों कि अगर उसको आप चार्ज दोगे तो वो उसकी सरफेस पे नहीं फैलेगा, जहाँ आपने उसको चार्ज दिया है वो चार्ज वहीं रह जाता है। जैसे ये पेन है, अगर आप इसको चार्ज करते हो और चार्ज से मान लो इतनी सरफेस इसकी चार्ज कर दी तो वो चार्ज यहीं रहेगा, इस पे फैलेगा नहीं। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो अगला अपना टॉपिक बन गया बच्चों कुचालक का, इंसुलेटर। कुचालक वे पदार्थ जो विद्युत का चालन नहीं करते, हैं, अर्थात आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के लिए देखें एग्जाम्पल के रूप में तो जैसे रबड़ है, लकड़ी है, वो भी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक है, एबोनाइट है आदि, अब्रक भी है, डायमंड हीरा भी है। ये सारे के सारे कुचालक होते हैं बच्चों। यानी कि दोज मटेरियल which cannot conduct electric current or EASLY easily flow the electric charge। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रबर है, वुड कह दो, प्लास्टिक, एबोनाइट एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सबस्टेंस जो है बच्चों वो कहलाते हैं कुचालक। आपको स्क्रीन पे ये सारा दिख रहा होगा चालक और कुचालक के बारे में। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास चालक और कुचालक की डेफिनेशंस। अब बच्चों बात आती है कि ये चालक और कुचालक जो है उनमें मेन डिफरेंस क्या है। एक बात और लिख सकते हैं इसमें कि कुचालक जो है इंसुलेटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर। कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इन इंसुलेटर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वास्तव में इनमें मेन डिफरेंस किससे होता है? एक तो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको अपन कहते हैं, जो कंडक्टर यानी चालक में पाया जाता है।
वह एक होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, बंद इलेक्ट्रॉन, बंद इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो बच्चों इस बात को, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। होता क्या है बच्चों, किसी भी परमाणु में नाभिक के पास की कक्षाएं जो होती है ना, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के नज़दीक वाली जो नियर अबाउट जो ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर इस न्यूक्लियस का, इस नाभिक का नियंत्रण सबसे ज़्यादा होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे बाहरी कक्षाओं की बात करें तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, किसमें, किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में नाभिक के नज़दीकी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। यानी नज़दीक वाले क्या है, अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स किस पर लग रहा है, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर। जैसे जैसे बाहर की कक्षाओं की बात करें तो सबसे बाहरी जो कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से होता है, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ रहता है, सह संयोजक बंध द्वारा बंधा रहता है, उस पर नियंत्रण सबसे कम होता है। सबसे कमज़ोर बल कहाँ लगता है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या सहसंयोजक बाहर का जो कक्षा है जो संयोग करता है पास वाले दूसरे एटम के साथ, उनको सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे इसके पास में कोई दूसरा एटम आएगा तो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल यानी अणु का निर्माण करते हैं और उस अणु से पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नियंत्रण नाभिक का सबसे कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस जगह को छोड़ सकता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिले तो जगह ये छोड़ देगा। अक्सर चालकों में यही चीज़ होती है, कंडक्टर जो होता है ना उसमें यही होता है कि कमरे का तापमान होता है उसी पर ही ये अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ देगा और छोड़कर फ्री हो जाएगा, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही फ्री हो जाते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु की बाह्यतम बाह्य कक्षा में, ये करना, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा कम आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है। यह थोड़ी सी ऊर्जा लेकर मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वह पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण करता है, इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परंतु एक बात याद रखें बच्चों, परंतु यह पदार्थ की सतह को नहीं छोड़ता, उसकी सरफेस को नहीं छोड़ता, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये उस पदार्थ के अंदर ही अंदर ही मूव करता रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एटम द electrons are attracted with
वीक फोर्स से अट्रैक्टेड रहते हैं। सो these electrons are eject the orbit of atom and move freely in the substance। ठीक है, move freely in the substance। These are called free electrons। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे बच्चों। बट these electron does not eject the surface of material। These electron does not eject the surface of material। ये मटेरियल की सरफेस को नहीं छोड़ते, इजेक्ट नहीं करते उसको, सिंपल सी बात। इसका उल्टा, इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? बंद इलेक्ट्रॉन। इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा बच्चों? बंद इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बाउंड इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के पास की जो कक्षाएं हैं बच्चों, न्यूक्लियर की पास की जो कक्षाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड रहते हैं और वो आसानी से अपनी जगह को नहीं छोड़ते। उन्हें निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड स्ट्रोंगली बाय द न्यूक्लियस। ठीक, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन नियर ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अंग्रेजी में। अब ये सारी आपको बात स्क्रीन पे फिर दिख रही होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अपन बाउंड इलेक्ट्रॉन समझ में आया और फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आया। बाउंड इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो न्यूक्लियस से स्ट्रोंगली बाउंडेड रहते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो इंसुलेटर होता है ना बच्चों, उसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सारे के सारे बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, वे आसानी से फ्री नहीं होते। और चाहे वो बाहर की कक्षा भी क्यों ना हो, सब के सब एकदम टाइट बाउंडेड रहते हैं। इंसुलेटर में आउटर ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन की, सबसे बाहरी कक्षा किसी परमाणु की, उसमें भी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहते हैं, फ्री नहीं हो पाते। इसलिए किसी भी इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो न के बराबर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में अपना योगदान भी नहीं दे पाते। चलो, तो हम कह सकते हैं आगे का टॉपिक अपना है परावैद्युतांक। अगला जो टॉपिक बच्चों अपना है परावैद्युतांक। मैंने इसीलिए अपने स्कूल के कक्षा के जो ग्रुप है उसमें ये वीडियो भेजे थे, ये पीडीएफ पहले भेज दी थी ताकि अपने वीडियो की स्पीड बन सके बच्चों, वरना ये चीज़ें लिखवाने में बोलने में एक टॉपिक ही पूरा हो पाता है। चालक कुचालक में एक वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाता। तो मैंने ये पहले से लिख के पीडीएफ आपको ऑलरेडी पहले अवेलेबल करवा दी है। ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी ने नोट्स पहले बना लिए हो तो भी, और सुनने के बाद आगे का जो टॉपिक है कंटिन्यू टॉपिक, जो मैंने कुछ पीडीएफ भेजी नहीं है आपको, इसीलिए ताकि वो वीडियो में आप पढ़ सको। आगे का अपना जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक भी कहते हैं बच्चों इसको, और कई इसको परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ठीक, परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युतांक भी लिखते हैं कई इसको। ठीक है, एवं ध्रुवण। बहुत शानदार बात है बच्चों, ये समझने लायक बात है, रटने वाली बात नहीं है। अक्सर बच्चे नोट्स बनाते जाते हैं, समझ में उनके बहुत कम आता है। जब पूछा जाता है तो कहा जाता है सर ये तो याद नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा, समझो बात को। अभी अपन ने चालक और कुचालक समझा, तो चालक और कुचालक में मेन बात है फ्री इलेक्ट्रॉन की। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालक है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कुचालक है। जो विद्युत धारा में योगदान देगा वो चालक है, जो योगदान नहीं देगा वो कुचालक। इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी में योगदान नहीं देता वो, और कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी में योगदान देता है। परावैद्युत पदार्थ है ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस एंड पोलराइजेशन। POLARIZATI। ठीक, पोलराइजेशन। बात समझनी बच्चा बहुत ज़रूरी है। ये पहले बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ की।
पराविद्युत पदार्थ की। पराविद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो बच्चों एक प्रकार से इंसुलेटर ही है, यानी कि सभी कुचालक पदार्थ, सभी कुचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। All insulator are called dielectric substance. All insulator are called dielectric substance कहलाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं मेन बात जो डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक का क्यों पता चला। देखो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्ट्स एज इंसुलेटर, वो पूर्ण रूप से कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यानी कि E बराबर 0 पर अनुपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक, कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्ट्स एज इंसुलेटर, दे एक्ट्स एज इंसुलेटर, या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्ट्स एज इंसुलेटर। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक्ट्स एज इंसुलेटर। अब कहते हैं इफ, यदि इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इफ इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, then they show electrical effect, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दो, तब ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझने वाली है, यानी कि इन इंसुलेटर को अगर आप विद्युत क्षेत्र में रख दो तो ये कुछ विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब इनमें विद्युत का कुछ न कुछ गुण आएगा, इसकी सरफेस पे थोड़ा बहुत चार्ज जनरेट होगा, हो सकता है। क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम ध्रुवण कहेंगे, उसको पढ़ेंगे अभी। यानी कि जब हम विद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं पराविद्युत पदार्थ को, तभी ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं, या इसमें विद्युत का कोई न कोई प्रॉपर्टी जनरेट होता है। आगे पढ़ते हैं। पराविद्युत पदार्थ जो है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है, वो दो प्रकार का है बच्चों। एक तो है ध्रुवीय और एक है अध्रुवीय। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और एक है अध्रुवीय, पोलर एंड नॉन पोलर। नंबर ए, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक, शॉर्ट में लिखा है मैंने, परावैद्युत है ये। 2 नंबर है अध्रुवीय यानी कि सबसे पहले अपन बात करें ध्रुवीय पदार्थ की, ध्रुवीय पदार्थ की। सुनना बच्चों, ये डेफिनेशन सारी आपको स्क्रीन पे अलग से और दिखेगी, आप उसी से लिख लेना, पर समझो जरूर कि ध्रुवीय पदार्थ है क्या, पोलर है क्या। यानी एक प्रकार से पोल का जनरेट होना, वो पोलर कहलाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखें बच्चों, पराविद्युत पदार्थ को जब आप विद्युत क्षेत्र में रखते हो, विद्युत क्षेत्र में रखते हो,
तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ये याद रखें, आपने ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें या उसकी सरफेस पर चार्ज जनरेट होगा, एक साइड में हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड में नेगेटिव, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से। ये थोड़ी सी ध्यान रखना है कि विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, न कि विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ये बात जरूर याद रखें कि पैरावैद्युत पदार्थ विद्युत प्रभाव इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट डज नॉट शो या बट डज नॉट फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं करते, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। आगे अपने पास आता है ध्रुवीय और अध्रुवीय। एक बात समझनी है बच्चों, पहले ध्रुवीय और अध्रुवीय मेन बात जो समझनी है वो जरूरी है। क्या होता है कि एक तो होता है नॉर्मल परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल, जो भी कहो, कोई एक अणु है मान लो, तो उस अणु में जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना धनावेश है, उतना ही उसमें क्या है, ऋणावेश है, उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जब कोई अणु अपने प्रारंभिक स्टेज में है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो एक ही जगह रहता है, ठीक है। यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है वो एक ही जगह कोइंसाइड रहता है। अंग्रेजी का एक शब्द है कोइंसाइड, हिंदी में बोलते हैं इसको संपाति। अब ये शब्द आने वाला है संपाति, याद रखो। संपाति का मतलब एक दूसरे के ऊपर अध्यासित होना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर सेंट्राइज रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अणु अध्रुवीय कहलाता है। अध्रुवीय का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ध्रुव नहीं बने, पोल नहीं बने। लेकिन जब मैं ध्रुवीय की बात करता हूँ तो इसमें क्या बन जाएगा, वे पदार्थ जिनमें अणुओं का धनात्मक व ऋणात्मक आवेश के वितरण के अंदर, धनावेश कह दो, धनावेश व ऋणावेश का वितरण केंद्र एक दूसरे पर संपाती नहीं होते। याद रखें बच्चों, ध्रुवीय की बात कर ली है मैंने, हो सकता है मैंने नोट्स में आपको अध्रुवीय पहले लिखवा दिया हो, कोई दिक्कत बात नहीं। अध्रुवीय होगा तो उसमें नहीं हट जाएगा, उसमें संपाती होते हैं अध्रुवीय में। नॉन पोलर के अंदर तो कोइंसाइड होगा और पोलर के अंदर इनसाइड नहीं होता, कोइंसाइड नहीं होते। तो वे पदार्थ जिनमें अणुओं का धनावेश व ऋणावेश का वितरण के अंदर एक दूसरे पर संपाती नहीं होते हैं या नहीं होते, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इनमें धनावेश व ऋणावेश थोड़े विस्थापित हो जाते हैं, या धनावेश व ऋणावेश का वितरण केंद्र का मतलब होता है बच्चों, चार्ज जो फैला हुआ है उसका एक पर्टिकुलर सेंटर। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो इनका सेंटर कहाँ होगा, सर्किल का सेंटर हमेशा सेंटर एकदम बीच में होता है, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसी में पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ हो गया, वितरण केंद्र कहाँ हो गया, एक बिंदु पर हो गया। कब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन और ये सर्कुलर पाथ में मूव होते रहे तब तक। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो या कोई टेम्परेचर देते हो या कोई अन्य प्रोसेस होती है तो उसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन
अपनी पोजीशन को मूव कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े से स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होते ही ये क्या बन गया, पोल बन गया प्लस और माइनस का। ठीक है, तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय। सुनो बच्चों, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इनमें धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश का वितरण के अंदर थोड़े विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि दोज मटेरियल which have positive and negative charge distribution of center are not coincide। लाइन ये जरूरी है बच्चों। दोज मटेरियल which have positive and negative charge distribution of center are not coincide is called polar dielectric substance। क्या कहलाते हैं? polar dielectric substance। कौन से अणु कहलाएंगे बच्चों? ध्रुवीय अणु कहलाएंगे या ध्रुवीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, और पोलर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो थोड़े से एक विस्थापित हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो वितरण केंद्र बिंदु जो है वो एक दूसरे से थोड़े विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में बच्चों हम कहेंगे उस अणु को ध्रुवीय अणु। अगर ऐसी पोजीशन में कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो बच्चों, जैसे मैं कह दूं, जैसे HCl में क्या टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। H प्लस और Cl माइनस टूटेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी बच्चों। तो ये ध्रुवीय अणु की स्ट्रक्चर बन गई। अगर ये नॉन पोलर होता तो ये दोनों प्लस और माइनस एक ही जगह रहते। HCl जो है वो एक सर्किल के रूप में रहता, लेकिन ये तो नॉन पोलर नहीं है, ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए HCl को हम इस प्रकार की स्ट्रक्चर में बताते हैं। H2O में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होती है बच्चों। ऐसी स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का प्रभाव ज़्यादा है तो उसके सर्किल थोड़ा बड़ा रहेगा और हाइड्रोजन और इन दोनों के छोटा रहेगा थोड़ा। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। H प्लस, ये भी H प्लस, ये -2 है ऑक्सीजन का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ध्रुवीय जो अणु होते हैं वे अणु पोल बना लेते हैं, ध्रुव बना लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है वे एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं रहते। आगे देखो बच्चों, ध्रुवीय पदार्थ में अणु बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और सुनो, जो पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय पदार्थ जो है, ध्रुवीय सबस्टेंस जो है, पोलर सबस्टेंस जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण अनियमित रहते हैं, अनियमित होते हैं। अतः इनका कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। बाय थर्मल एनर्जी,
थर्मल एनर्जी के कारण जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वे एज सिमेट्रिक रहते हैं। एज सिमेट्रिक का मतलब कि जैसे ये सब्सटेंस है, पूरा पदार्थ है, इसमें जो मॉलिक्यूल है प्लस और माइनस इस प्रकार उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वे एक पर्टिकुलर किसी दिशा के अंदर अलाइन नहीं रहते। इस प्रकार की स्ट्रक्चर ये बनाते रहते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि इसका परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो जीरो रहेगा। किसके एब्सेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में। E बराबर जीरो की स्थिति में जो ध्रुवीय पदार्थ जो होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होता है, उसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, आपको याद होगा द्विध्रुव आघूर्ण P का मान होता है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2a इंटू क्यू। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? 2a इंटू क्यू। दो आवेशों के बीच की दूरी यानी प्लस और माइनस के बीच की दूरी, इसको अपने 2a कहा था। और पर्टिकुलर किसी एक चार्ज का मान तो 2a क्यू क्या कहलाता है? p एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। हमने ये पढ़ा था पीछे वाले चैप्टरों में। चलो वही द्विध्रुव आघूर्ण की बात है कि जब ध्रुवीय पदार्थ की बात हम कर रहे हैं कि HCl में जैसे H प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से थोड़े विस्थापित हो गए, तो एक प्रकार से द्विध्रुव का निर्माण कर लिया इन्होंने। तो एक प्रकार से ये क्या हो गया? द्विध्रुव। तो ये जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तब तक इनका डाइपोल मूवमेंट जो है बच्चों, क्या है? डाइपोल मूवमेंट वो जीरो रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक की अलग अलग डायरेक्शंस हैं, रिजल्टेंट उसका मान जीरो रहता है। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, E इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस स्थिति में जितने भी मॉलिक्यूल के डाइपोल है सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों। इस स्थिति में P का मान जीरो नहीं होता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान आता है इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया ध्रुवीय पदार्थ की स्थिति। अब अध्रुवीय देखो बच्चों, मेन चीज़ तो वहाँ है। अध्रुवीय में क्या है? नॉन पोलर में, यानी कि इस सब्सटेंस को जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तब ये अलाइन हो जाते हैं। हालांकि इनका डाइपोल मूवमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल का तो होता है पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं लगाते तो भी किस एनर्जी के कारण? थर्मल एनर्जी के कारण। लेकिन रिजल्टेंट मान सबका जीरो रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है प्लस से माइनस की ओर। अगर एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज कर दी, एक नेगेटिव, उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, उनका नेगेटिव चार्ज प्लस प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्ज माइनस प्लेट की तरफ जनरेट हो जाता है। और पर्टिकुलर एक इसमें स्थायी, इसमें क्या हो जाता है बच्चों? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इसमें जनरेट हो जाता है। ये तो था बच्चों हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण की बात, सॉरी ये ध्रुवीय पदार्थ की बात। अब है अध्रुवीय की। अध्रुवीय में ही ध्रुवण की डेफिनेशन आएगी, वो समझने वाली बात है बच्चों। क्वेश्चन उठता है कई बार वहाँ से, पोलराइजेशन किसे कहते हैं? एक तो ध्रुवण नाम यहाँ आया है, एक आगे जब हम प्रकाशिकी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 या 13 पढ़ेंगे, उसमें ध्रुवण का मान फिर आएगा, उसमें प्रकाश का ध्रुवण होगा। तो ध्यान रखें, ध्रुवण शब्द दो बार आएंगे हमारे फिजिक्स में, एक चैप्टर नंबर 12 में आने वाला है और एक अभी इस 4 में। 4 में तो है आवेशों का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन। उसमें लाइट यानी प्रकाश का पोलराइजेशन पढ़ेंगे अपन, तो वो अलग प्रोसेस होती है, ये अलग, दोनों में अलग अलग अर्थ आता है। आपसे क्वेश्चन जब आएगा तो पूछा जाएगा प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, तो उसमें प्रकाश वाली डेफिनेशन, लेकिन ये लाइट का पोलराइजेशन अलग होता है, इसमें अलग चीज़ है। चलो सुनो बच्चों, अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युतांक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सिंपल सी बात, वे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं लगाया गया हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धनावेश तथा ऋणावेश का वितरण केंद्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं। यानी कोइंसाइड, ये शब्द याद रखो बच्चों, कोइंसाइड, संपाती होते हैं, अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। दोज मटेरियल्स इन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर of positive and negative charge are coincide, those material in which charge distribution center of positive and negative charge are coincide in the absence of electric field, इस प्रकार के सब्सटेंस में प्लस और माइनस एक ही जगह सेंट्राइज रहते हैं, जैसे O2, H2, N2 एक्सेट्रा, CO2। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है बच्चों अध्रुवीय है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। H2 की बात करें तो ये H ऑक्सीजन, H+, ये भी ऑक्सीजन H+, इनका सब्सटेंस इस प्रकार रहता है। CO2 में ये O, ये C, ये C। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों हमारे पास CO2 की जब बात करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो सकती है। वैसे इसमें 120 का एंगल बनता है, तो दो प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऐसे, ये C, ये ऑक्सीजन दोनों साइड, O2 माइनस O2 माइनस, ये +4 CO2 का। ठीक है, ये हो गया अध्रुवीय मॉलिक्यूल। अब इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं तो ही इसमें पोलराइजेशन होता है, अदरवाइज इसमें पोलराइजेशन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होता है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस एक ही एक जगह पड़े रहते हैं, किसी में भी स्प्लिट नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर पॉइंट है वो स्प्लिट आउट नहीं होता, और P का मान तो 0 रहता ही है। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो धीरे धीरे इसमें पोलराइजेशन शुरू होता है बच्चों, ऐसी बात नहीं इसमें नहीं हो, इसमें होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अणुओं में वितरण केंद्र जो है, धनावेश और ऋणावेश का जो वितरण केंद्र है वे विस्थापित होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को ध्रुवण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन की एक डेफिनेशन देखो, पोलराइजेशन की डेफिनेशन देखो, ध्रुवण, पोलराइजेशन यानी एकांक आयतन में अध्रुवीय पदार्थ, या एकांक आयतन में सीधा लिख देते हैं, एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान
द क्वांटिटी ऑफ डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। एक बात अब थोड़ी सी याद रखो बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको भी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्मॉल p लिखते हैं, और ये ध्रुवण जो है इसको कैपिटल P लिखेंगे। दोनों में अंतर इतना ही है, एक को बड़ा P लिखेंगे, थोड़ी सी लाइन ऊपर खींच दो, एक में लाइन ऊपर मत खींचो। तो ध्रुवण और द्विध्रुव आघूर्ण में यही अंतर है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना P, उसका मान होता है 2AQ। क्या मान होता है? 2AQ। लेकिन डाइपोल मोमेंट को अगर V से डिवाइड कर दो तो क्या प्रोसेस बन जाती है बच्चों? ध्रुवण बन जाती है। यानी कि पोलराइजेशन जो है उसका मीनिंग है बच्चों एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। अब एक नई बात और सुनो, किसी भी अध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर एनी नॉन पोलर सब्सटेंस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोलराइजेशन जो होता है ना बच्चों P, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसमें पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। किसी भी अध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न ध्रुवण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये बात याद रखने वाली है बच्चों। जैसे ही आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है काई, इसको क्या बोलेंगे? काई। ऐसा शब्द है ये, ऐसी लाइन, इसमें स्ट्राइट लाइन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है तो पैर में ई लिख देते हैं, बोलते हैं क्या इसको? काई, KAI, काई। बोलने में ये बोलेंगे इसको। तो ये काई E/E, ये एक डायमेंशनलेस राशि है बच्चों, विमाहीन राशि है। यानी कि ध्रुवण जो है बच्चों वो काई/E के बराबर है। काई को बोलते हैं बच्चों विद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रवृत्ति। मतलब कोई सब्सटेंस आपने रखा है किसमें? विद्युत क्षेत्र में, तो वो कितनी आसानी से पोलराइज हो जाता है, कितनी आसानी से ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित होने का मतलब हो गया उसमें धनावेश और ऋणावेश का वितरण के अंदर स्प्लिट हो गए हैं, कितनी आसानी से। इजीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो काई ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो रहता है। ये एक डायमेंशनलेस राशि है, विमाहीन राशि है, जो ध्रुवणता की माप को प्रदर्शित करता है। ध्रुवणता की माप को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये समझ में आया सबके पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों। यहाँ तक हमारा इस चैप्टर का इनिशियल पार्ट ख़त्म होता है। आगे का पार्ट जो है बच्चों वो देखो क्या है। यहाँ तक मैंने सबको करवाया है, आगे का देखो। चालक की धारिता, आगे का टॉपिक अपना शुरू हो गया। अब कहाँ पहुँच गए हम लोग? धारिता से संबंधित टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। अब चालक की धारिता ये क्या चीज़ होती है? देखो, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।
कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है वो इसकी धारिता हो गई। जैसे अपने पास 1 लीटर का कोई पात्र है और 1 लीटर के पात्र में आपको पानी डालने की बात करें तो उसमें उसकी धारिता कितनी होगी, 1 लीटर ही होगी। 1 लीटर से ज़्यादा उसमें पानी आएगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली अपन कह सकते हैं धारिता का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। अगर किसी चालक में आवेश को धारण करने की जितनी क्षमता है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। कोई भी कंडक्टर हो, अगर आप उसको चार्ज देते हो तो एक फिक्स क्वांटिटी के बाद वो चार्ज लेना बंद कर देता है। इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस जितनी है उतना ही वो चार्ज लेगा। किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता, चालक की धारिता अपना टॉपिक है ये। इसका मतलब है किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता, आवेश के ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। चालक की धारिता कहलाती है। ये तो हो गया बच्चों अपने धारिता का परिभाषा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द चार्ज बाय ए कंडक्टर या स्टोर्ड बाय ए कंडक्टर, स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज is called capacity of conductor, ठीक। अब होता क्या है कि किसी भी चालक को आप अगर आवेश देते हो, किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उसमें उपस्थित या उसमें पहले से उपस्थित आवेश, उसमें पहले से उपस्थित आवेश उस आवेश का विरोध करेगा। क्या करेगा बच्चों? विरोध करेगा, अर्थात उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। आपको ये जो बातें हैं ना बच्चों, ये केवल सुननी है, इसको लिखने का प्रयास अभी नहीं करें। आपको स्क्रीन पर वापस पूरा पेज दिखेगा, उस पेज को पॉज करो और आप लिखने की प्रैक्टिस करो, उससे लिख लो नोट्स डायरेक्ट। तो ये जो बात है ये समझो केवल कि अगर आप किसी चालक को आवेश देते हो तो उस कंडक्टर में पहले से जो चार्ज प्रेजेंट है वो बाद में जो चार्ज दे रहे हैं, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें पहले से चार्ज ये प्रेजेंट है, बाहर से और अपन चार्ज देने का प्रयास करें तो इस चार्ज को ये चार्ज रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो हमें इस चार्ज को देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध करना पड़ेगा कार्य? जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अर्थात उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यदि आवेश की मात्रा बढ़ानी हो, यदि आवेश की मात्रा बढ़ानी हो तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस रिपल्सन फोर्स के अपोजिट, इस रिपल्सन फोर्स के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इसके पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है।
पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है, इसके विभव के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी कि जो भी रिपल्सन फोर्स लग रहा है उस रिपल्सन फोर्स के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा अगर अब उसको चार्ज देना है तो। और जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिपल्सन फोर्स के अपोजिट किया गया वर्क उसके पोटेंशियल के रूप में इंड्यूस होता है। और पोटेंशियल जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे इस कंडक्टर को वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अर्थात किसी भी कंडक्टर को अगर Q चार्ज देते हो जिससे पोटेंशियल V जनरेट होता हो, Q चार्ज देने से अगर कंडक्टर का पोटेंशियल V जनरेट होता है तो चार्ज Q जो है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के मान में वृद्धि करता है, अर्थात दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। जैसे ही आप समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो कांस्टेंट आ जाता है C इंटू वी। C जो है वो कैपेसिटेंस है बच्चों, इसका मान हो गया Q अपॉन V। ये C का फॉर्मूला आ गया। C क्या है बच्चों? चालक की धारिता, चालक की धारिता। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब मैं कह दूं बच्चों इसके नीचे लिखने के बाद, अब मैं कह दूं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट बराबर 1 फैराडे होगा। इसका मतलब धारिता का जो मात्रक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस मात्रक, वो होगा फैराडे या फैराड। ठीक है, किसका मात्रक? धारिता का। धारिता का SI मात्रक क्या है बच्चों? फैराडे। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, एक परिभाषा ये भी बन सकती है धारिता की कि यदि विभव का मान एकांक लें, मतलब V बराबर 1 वोल्ट लें तो C बराबर क्या होगा? Q के। तो दिया गया आवेश धारिता के बराबर होगा, धारिता के बराबर होगा। एक परिभाषा ये भी बन गई, ये नीचे लिख सकते हो आप। धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे। अब एक बात सुनो बच्चों, फैराडे जो है वो बहुत बड़ा मात्रक है। याद रखो, मैं इसका एक मापांक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक फैराडे का जो संधारित्र होता है या चालक जो होता है उसका आकार कितना बड़ा होता है। पृथ्वी का 1400 गुना बड़ा होता है। एक फैराडे कैपेसिटेंस अगर हो तो अपनी जो अर्थ है उसका 1400 टाइम्स 1400 गुना जो आकार होगा उसकी धारिता 1 फैराड होगी। इसलिए 1 फैराड का कोई कंडक्टर अपने दैनिक जीवन में देखने को नहीं मिलता। इसलिए फैराडे के छोटे मात्रक होते हैं मिली फैराडे, जिसका मान 10⁻³ नैनो फैराडे 10⁻⁹ फैराडे, पिको फैराडे 10⁻12 फैराडे, एक्सेट्रा सो ऑन। छोटे मात्रकों में हम इस फैराडे को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बच्चों, अब अगर मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखूं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो C और V में बच्चों स्ट्राइट लाइन आती है। सॉरी, किस के बीच? C और V के बीच नहीं बच्चों। कौन किसके प्रोपोर्शनल है? Q = CV है, तो Q और V के बीच स्ट्राइट लाइन है। किस के बीच है? Q और V के बीच। अगर मैं इसका स्लोप लेता हूँ, स्लोप मतलब ढाल, 2 पॉइंट लिए इधर से, 2 पॉइंट इधर से, इसके सामने इधर, इस पॉइंट के सामने Q, यहाँ V का मान, इस Q के सामने V का मान, ये दोनों का डिफरेंस देखा तो ये आ गया मेरे पास स्लोप। ये मान डेल्टा Q, ये मान डेल्टा V,
तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वी अगर देखूँगा मैं टेन थीटा यानी स्लोप के रूप में देखूँगा तो वो होगा क्यू अपॉन वी या डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वी, एक ही बात है। क्यू का मान और वी का रेशो ये किसके बराबर आता है, सी के। यानी कि क्यू और वी के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो कैपेसिटेंस के इक्वल उसकी स्लोप आती है उस ग्राफ की। आपसे पूछा जा सकता है यदि चार्ज और पोटेंशियल के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो उसकी स्लोप रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, कैपेसिटेंस को। स्लोप मतलब ढाल, यानी कि यदि आवेश और विभव के बीच ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ की ढाल धारिता को प्रदर्शित करती है। अब देखो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज के वीडियो का, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कंडक्टर। अभी तक हम लोग कैपेसिटर की तो बात ही नहीं कर रहे। स्पेरिकल कंडक्टर, सिंपल सी बात बच्चों, मान लो एक आर रेडियस का कोई स्पेयर है जो कंडक्टर है आर रेडियस का, उसको हमने क्यू चार्ज दिया है। कंडक्टर है तो चार्ज सारा का सारा उसकी सरफेस पे रहेगा। माना एक आर त्रिज्या का चालक गोला है जिसको क्यू आवेश दिया गया है, तो उसकी सतह पर विभव v, किस सतह पर, चालक की सतह पर विभव v के क्यू अपॉन आर होगा। क्यू के का मान क्या है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसका मान है, v का। चूँकि c बराबर होता है q अपॉन v, तो c इजिकल टू क्यू अपॉन वी का मान ये क्या आ जाएगा, q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्यू से क्यू कैंसिल, तो गोलीय चालक की धारिता क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद रखो बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा। यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी आ गई बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे कांस्टेंट है। आर उसकी रेडियस, अगर आपको किसी चालक की रेडियस पता हो तो आप उसकी कैपेसिटेंस डिटरमाइन कर सकते हो। यानी कि जितनी बड़ी रेडियस होगी उसकी, जितना बड़ा आकार होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने उदाहरण में भी कहा था कि 1 लीटर का अगर पात्र है तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा। 2 लीटर का है तो उसकी धारिता 1 लीटर वाले से ज़्यादा हो गई, 2 लीटर आएगा उसमें। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। किसकी धारिता बच्चों, अर्थ की कैपेसिटेंस ज्ञात करो। शानदार क्वेश्चन है बहुत ही, पहला क्वेश्चन, अपने अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है। याद रखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन में आएगा अर्थ की कैपेसिटेंस, तो अगर आप अर्थ को चालक गोला मानते हो, अर्थ को क्या मानते हो, चालक गोला मानते हो, तो उसकी धारिता अभी वाले सूत्र से आएगी। अदरवाइज अर्थ की कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होती है। कब, जब विभव को शून्य मानते हैं। हमने ये कह रखा है कि अर्थ का यानी पृथ्वी का विभव शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत डायरेक्शन में फैला हुआ है, अनंत आकार में फैला हुआ है, इसलिए उसका विभव पोटेंशियल इनफाइन शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। पोटेंशियल शून्य होने से कैपेसिटेंस उसकी इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन जब पृथ्वी को चालक गोला माने तो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा आएगा, यदि पृथ्वी को चालक गोला माना जाए तो इसकी धारिता ज्ञात करो, इसकी कैपेसिटेंस ज्ञात करो भाई। इफ अर्थ एज ए स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल कंडक्टर, then determine capacitance of it. सॉल्यूशन में क्या होगा,
आर पृथ्वी का कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। इसको आप कितना लिख सकते हो, 6.4 3 और 3 6 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलो, 10⁻+3 और इधर 1 2 3 ये 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब देखो सॉल्यूशन में c बराबर होता है 4πε0 इंटू आर, विच इम्प्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r बट्टा 1/4πε0 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, r बट्टा 1/4πε0। आपको याद रहना चाहिए बच्चों, 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है, r का मान तो है 6.4 इंटू 10⁻+6, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹। किसका मान, 1/4πε0 इस पूरे का मान, क्योंकि ये k कहलाता है। क्या कहलाता है, k, और k का मान होता है 9 इंटू 10⁹। कैंसिल करो, 6 9 से 3 बार, 3 को ऊपर भेज दो, इसको इसमें भाग दो, तो 0.711 इंटू 10⁻³ फेराडे। 9 का 6 में इसमें भाग दोगे तो 0.711, ये 10⁻³ ऊपर जाके -3 बन गई, तो कितना आ गया, 711 इंटू 10⁻⁻6 फेराडे। 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, तो 711 माइक्रो फेराडे। कैपेसिटेंस कितनी आ गई अर्थ की बच्चों, 711 माइक्रो फेराडे आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन और पूछ ले कि एक फेराडे कैपेसिटेंस के चालक को, एक फेराडे कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2, अगर सी का मान 1 फेराडे हो तो उसका आर कितना होगा। सिंपल सी बात, यानी एक फेराडे का कोई कंडक्टर है, उसको क्या आप अलमारी में रख सकते हो, उसका आकार कितना बड़ा है, ये बात पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपसे कह दिया जाएगा एक फेराडे गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो या उसका आकार ज्ञात करो, क्या इसे पृथ्वी की तुलना में कितना गुना है, ये भी पूछा जा सकता है। क्या इसे अलमीरा में रख सकते हैं क्या, तो अलमीरा में तो अपन वो नॉर्मल जो हम उठा सकते हैं वो चीज़ें रख पाते हैं, क्या पृथ्वी को उठा के थोड़ी रख सकते हैं। अगर पृथ्वी से बड़ा इसका आकार आ जाए, आर का मान पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा आ जाए तो उसको नहीं रख सकते। तो हमारे पास सिंपल सा है, c इजिकल टू क्या होता है, 4πε0 इंटू आर, तो r इजिकल टू कितना आ गया, c/4πε0। इसको क्या कह सकते हो, 1/4π, तो c इंटू क्या हो गया, k, c का मान 1 फेराडे है, 9 इंटू 10⁹ इंटू c का मान कितना है बच्चों, 1 फेराडे। उत्तर कितना आ गया, 9 इंटू 10⁹ मीटर। सिंपल सा उत्तर, छोटे छोटे उत्तर, 9 इंटू 10⁹। आप ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या जो थी ना, अर्थ की रेडियस, वो थी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। यहाँ कितना आ रहा है, 10⁹ मीटर। कितना गुना ज़्यादा आ रहा है, 10⁻³ हज़ार मीटर। अगर 6.4 का 9 में भाग दोगे तो लगभग 1.6 आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻, इतना, इसका मतलब 1400 गुना बार। कितना आकार बड़ा है इसका, पृथ्वी का 1400 गुना बड़ा आकार है। क्या इसको अलमारी में रख पाओगे, नहीं। तो अपन कह सकते हैं एक फेराडे संधारित्र यानी कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर को अलमीरा में नहीं रख पाते। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं बच्चों, अच्छे से इसको करो। आगे अपना टॉपिक जो आएगा वो आएगा संधारित्र से संबंधित। संधारित्र की डेफिनेशंस बता देता हूँ क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा चालक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अभी हमने सीख लिया है कि जितनी ज़्यादा हमें उसकी कैपेसिटेंस चाहिए, उसका आकार उतना ही ज़्यादा चाहिए। जितना बड़ा आकार का कोई पदार्थ चालक होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन कैपेसिटर जो है, संधारित्र जो है, संधारित्र कैपेसिटर, कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है बच्चों जिसका आकार बढ़ाए बिना, आकार नहीं बढ़ाना, बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि मान लो
कोई एक चालक प्लेट है, उसको हमने आवेश दिया तो एक फिक्स टाइम के बाद ये आवेश लेना बंद कर देगी। अगर आप और उसको ज़बरदस्ती आवेश दोगे, चार्ज दोगे, तो वो चार्ज एयर के अंदर लीक करना शुरू कर देगी। लेकिन कैपेसिटर में ऐसी कंडीशन नहीं होती। कैपेसिटर में आप इसी प्लेट के सामने एक दूसरी प्लेट और रखो तो इंडक्शन के कारण इस प्लेट पर प्लस और माइनस ऐसे जनरेट हो जाएगा। इस साइड को आप अर्थ ग्राउंडिंग कर दो, ग्राउंडिंग करते इधर का चार्ज न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होते ही इधर प्लस इधर माइनस, तो इसका विभव घट गया, V क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि एक ऐसी युक्ति जिसका आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है और विभव को कम किया जा सकता है। तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, इस डिवाइस को क्या कहते हैं, कैपेसिटर। ए डिवाइस विच इंक्रीज दियर कैपेसिटेंस विदाउट एक्सटेंडिंग दियर साइज। ठीक है, उसके साइज़ को एक्सटेंड किए बिना उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए बहुत बढ़ाओ, इसकी धीरे धीरे देखते जाओ, कोई बात नहीं। आधा आप देख लिया तो आधा सुबह देख लो, 2-3 पार्ट में देखो। और अब से अपने वीडियो 12th क्लास के तो विशेषकर हर दिन आएगा। हो सकता है कभी कोई बड़ा वीडियो हो तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद बनाऊं, लेकिन चांस यही रहेगा कि हर रोज़ एक वीडियो 12th क्लास का आएगा। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहें और घर पर रहें।